नमस्कार। हम सारे इकट्ठे हुए हैं त्रिमाया को आपसे मिलवाने के लिए और त्रिमाया को लिखने वाले बनाने वाले मनीषा कुलश्रेष्ठ से आपको मिलाने के लिए। मेरा पहला सवाल नंद जी के लिए है। सवाल से ज़्यादा आपने मनीषा जी को उनके शुरुआती लेखन के दौर से आपने उनको देखा है, उनको बढ़ते हुए देखा है, तो इस यात्रा पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मनीषा कुलश्रेष्ठ की यात्रा करीब 30 साल को पार कर गई है। 30 क्या कहिए, 35 साल को पार कर गई है। एक छोटी सी कॉलेज की लड़की के रूप में जब मैंने पहली बार मनीषा को काम करते हुए देखा, और जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, तब तक इसने रांगे राघव जैसे बड़े कथाकार पर, उसका एक बड़ा उपन्यास है मुर्दों का टीला, उस पर काम कर चुकी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जिस पर उसको पहला राजस्थान साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार मिला था। ये 79 की बात है, यानी आप समझिए 20 साल वो हो गए, 25 साल ये हो गए, मेरी गिनती थोड़ी ठीक कर लूँ, करीब 45 साल हो गए। और तब से जो यात्रा शुरू हुई है मनीषा कुलश्रेष्ठ की, वो रुकी नहीं है, वो लगातार काम करती रही है। सबसे अच्छी बात यह कि मनीषा को इतना अच्छा साथी मिला जिसने उसे खूब बढ़ावा दिया। और ये जो पुत्रियाँ, ये तो मेरी आंखों के सामने बाद में आई हैं, लेकिन मनीषा ने उस जीवन में काम करना शुरू किया था और पीछे मुड़ के नहीं देखा, और लगातार एक से एक सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती गई। हिंदी के तमाम जो बड़े मेन स्ट्रीम के लेखक हैं, जो मुख्य धारा के लेखक है, लेखिकाएँ हैं, उसके बीच में आज मनीषा कुलश्रेष्ठ की अपनी पहचान है। सबसे पहला जो बड़ा उपन्यास शिगाफ आया, उसी ने मनीषा को ये पहचान दी, जिसने कश्मीर जैसी उलझी हुई समस्या पर इतना संवेदनशील, इतना महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा, जिसकी व्यापक चर्चा हुई। और मनीषा में सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत डीप में जाती है, गहन शोध करती है, सारे तथ्य जुटाती है, और खाली तथ्य जुटा करके उन्हें यथातथ्य सूचना के बतौर नहीं रखती। उसके भीतर जो हृदय है, उसके भीतर जो संवेदनशीलता है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है। पूरा वातावरण जीवंत उठता है उसके लेखन में। और आप शिगाफ पढ़ेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकी, सर्वांतिस का डॉन किक्सोट जब आया था 16वीं शताब्दी में, उसकी बैकग्राउंड को मनीषा ने उसको अपने टेक्स्ट का हिस्सा बनाया। और उसके बाद तो सिजोफ्रेनिया पर एक बड़ा उपन्यास आया, स्वप्नपाश, भारतेंदु की जो प्रेमिका थी मल्लिका, उस पर खूबसूरत उपन्यास आया, जिस पर बिहारी पुरस्कार मिला आपको। तमाम उसका काम जो है वर्ल्ड में सराहा जा रहा है, विश्व में भ्रमण कर चुकी है, इंग्लैंड में जाकर के पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, और फ्रेंच में इसका ट्रांसलेट हुआ है। कथा कहन जैसा आयोजन करती है। बहादुर सिंह जी बैठे हैं, वो बहुत मदद करते हैं इस मामले में हमारी। तो ऐसी कथाकार को हमारे बीच में पाकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, बहुत खुशी होती है। और मेरे लिए तो ये परिवार की सदस्य की तरह है, ये जो बढ़ती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। अगला सवाल यतीन्द्र जी के लिए। आपने वर्षों से मनीषा जी की उपन्यास पढ़े हैं, उनकी कृतियाँ पढ़ी हैं, तो बतौर पाठक आपकी त्रिमाया से क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहले मनीषा को बहुत बधाई इस बहुत सुंदर कलेवर से लगते उपन्यास के लिए। 7वां उपन्यास है मनीषा का। 7वां है कि 7 पूरे कर चुके हो? 7वां है। और मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इसके विमोचन में बैठा हूँ, या इसलिए कि ये मित्र हैं और समकालीन हैं, बहुत आगे की सोच वाली लेखिका, जिनसे हमेशा कुछ बड़ा चैलेंजिंग पाने की हम लोगों को ज़रूरत होती है। वन्या कहानी संग्रह जो अभी कुछ दिनों पहले आया था, उसमें जो भाषाओं का अंतराल है, जो मौन के बीच चुप्पियाँ हैं, जो रिश्तों के बीच छूटती हुई इमेजरी है, उसको पकड़ने का मामला है। और लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव में मनीषा काम करती हैं, चाहे अनामा कहानी संग्रह हो, चाहे मल्लिका हो, चाहे शिगाफ हो, चाहे स्वप्नपाश हो। सपनों के मकान सुने हैं, या कुछ इस तरह की एक कहानी थी
जिसमें एक मौसमों के मकान सूने हैं, जिसमें एक जो उसका प्रोटैगनिस्ट है वो आत्महत्या करना चाहता है और आत्महत्या नहीं करता। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि त्रिमाया और इसमें जिस तरीके से उन्होंने 3 कैरेक्टर को लेके, पीढ़ियों के अंतराल को लेके, मातृवंशीय परिवारों को लेकर के, एक हथनी की रूपक को लेकर के और मोहिनीअट्टम डांस के कैरेक्टर को लेकर के इसका पूरा इंद्रजाल बुना है, वो मुझे लगता है बहुत लुभाने वाला है। मनीषा अपने समय से आगे की कथाकार है। एक शिकायत है, अंशु जी बैठे हुए हैं, इनसे प्रेम विवाह है, 7 जन्म का बंधन होता है, 7 उपन्यास आ चुके हैं। अंशु जी पे कौन सा नावल कब लिखने वाली है या कहानी लिखने वाली है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ इनसे। तो एक कहानी या एक उपन्यास या कोई संस्मरण तो भाई पति पे भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। बाकी त्रिमाया की लेखिका को बहुत बधाई। अंशु का एक डायलॉग मैं सुनाती हूँ कि तू मेरे बहुत सारे वाक्य अपने उपन्यासों और कहानियों में डाल लेती है और अक्सर मुझे विलेन बनाती है। तो ये उनकी शिकायत है। अदिति जी, आप त्रिमाया की प्रकाशक हैं और आपका एक पुराना संबंध रहा है मनीषा जी के साथ, पर त्रिमाया को सामने रखते हुए इसकी यात्रा पर आप कुछ बता सकती हैं? कितना परेशान किया आपको मनीषा जी ने? देखिए, मुझे हमेशा से ऐसे लगता आया है कि हर किताब अपनी एक नियति और अपनी एक कुंडली लेके आती है। हमने अधिकांश रूप से देखा है कि जिन किताबों को लेखक ने बहुत बांध के रखा, बहुत नुक्ताचीनी के साथ, उसके साथ ऐसा होता है कभी कभी कि उनको बहुत पॉजिटिवनेस होती है अपनी किताब के लिए, और वो एक बड़ी पिक्चर अगर ये देखने से चूक जाते हैं कि वो किताब जितनी उनकी है उतनी प्रकाशक की भी है, तो उस किताब में वो निखार, वो खूबसूरती, वो उठाव नहीं आ पाता जो त्रिमाया में आया है। तो मेरा ये मानना है कि मनीषा जी, क्योंकि मैं इनकी एक आध्यात्मिक उनके जीवन को भी जानती हूँ, जिसमें वो कनेक्टेड हैं इस पूरी प्रकृति के साथ, उसकी संवेदनाओं के साथ, प्राकृतिक समस्याओं के साथ। और जब ऐसा व्यक्ति कोई काम करता है, कोई रचनात्मक काम करता है, तो वो एक बड़े पैमाने पर सोचने की क्षमता रखता है। त्रिमाया उसी बड़े पैमाने की सोच का एक उदाहरण मात्र है, उसका दस्तावेज अभी भी नहीं है, क्योंकि और भी कुछ बड़ा होने वाला है, ये मुझे लगता है। त्रिमाया, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास और हम मनीषा जी को ज़्यादा सुनना चाहेंगे, बस इतना कहना चाहती हूँ उनकी संपादक और उनकी प्रकाशक होने के नाते कि जो कहानी आज त्रिमाया के ज़रिए कही गई है, नायर, खासियों और एक जानवरों की एक प्रजाति हथनी के ज़रिए, वो ये कि युद्ध हम सभी के सिर पे मंडरा रहा है और दुनिया जहां आ खड़ी हुई है पर्यावरण समस्या को लेकर, उससे अगर कोई बचा सकता है तो वो मातृत्व का कोमल स्पर्श ही बचा सकता है। और यही इस किताब का सारांश है, उसका अंतिम टेक है, मुझे लगता है। और कनुप्रिया, जो तुमने कवर के साथ कमाल किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत, ये इतिहास में याद रखा जाएगा। देखिए, भारत में कवर के लिए पुरस्कार होते हैं और हिंदी की किताबें शॉर्टलिस्ट तक होकर वापस आ जाती हैं, लेकिन इस बार कुछ तो कमाल होना चाहिए कनुप्रिया, बहुत ही खूबसूरत कवर। मैं बगल में बैठ के यही कह रहा था अदिति से कि भाई कमाल का कवर बना है, ये राज खुला कि कनुप्रिया ने किया है। कनुप्रिया, आपको बहुत आशीर्वाद, आप बहुत आगे जाएं। और बस 10 सेकंड लूँगा ये कहने के लिए, हिंदी में उपन्यासों के अच्छे नामकरण की परंपरा नहीं रही है। शिवानी जी के बाद या बांग्ला से अगर हम मैत्रेयी देवी और आशापूर्णा देवी वगैरह को देखें, मनीषा उन कथाकारों में भी हैं जो अपनी परंपरा और अपनी विरासत और अपने समकालीन को साथ बांधते हुए अपने कहानी संग्रहों का और अपने उपन्यासों का बहुत सुंदर नामकरण करती हैं, नाम अभिषिक्त करती हैं अपनी किताबों के। इसके लिए भी मनीषा बहुत बधाई की पात्र है। अब थोड़े सवाल मनीषा जी के लिए। तो अभी अदिति जी ने पर्यावरण पे चिंता जताई है,
और आपके उपन्यास में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और स्पीसीज डिस्प्लेसमेंट की थीम सामने आती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के लेखक का ये दायित्व है कि वो अपने लेखन में चिल्ला चिल्ला के क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण हनन के ऊपर बात करे? बिल्कुल, मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है और चुनिंदा लेखक हैं जो इस विषय पे बात कर रहे हैं। हम अक्सर राजनीति या व्यवस्था क्या कर रही है उस सब में फंस जाते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि बतौर नागरिक हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए लेखक सवाल ज़रूर उठाते हैं, लेकिन कभी ये विषय उठाने की कोशिश नहीं करते, कभी अपने उपन्यासों के ज़रिए इस विश्लेषण को करने की कोशिश नहीं करते कि एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो इसमें त्रिमाया में जो माया हथिनी है, उसके ज़रिए मैंने एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उठाया है, क्योंकि हम लोग जल्दापारा रह चुके हैं और मैंने वहाँ पर देखा था कि जब चाय बागान बनते हैं तो हाथियों के रास्ते बंद हो जाते हैं और हाथियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो कहाँ से होकर गुजरें। अगर वो चाय बागान या खेतों से होकर गुजरते हैं तो उनके मालिकों को परेशानी हो जाती है। तो मैंने देखा कि एक समय था जब हाथियों की आंखों में मौज मस्ती दिखाई देती थी, लेकिन अब एक समय आया है जब अगर आप हाथियों को गौर से देखें, अगर आपने जंगल में हाथियों को देखा है तो उनकी आंखों में एक हड़बड़ी होती है, एक जल्दबाजी चलने की होती है, रोड क्रॉस करने की, रेलवे ट्रैक क्रॉस करने की, खेत क्रॉस करने की। इस चक्कर में वो मनुष्य पे हमला कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि त्रिमाया के ज़रिए, और मैं ये मानती हूँ कि हाथी वो सौम्य दिग्गज हैं जिनके यहाँ मात्र सत्ता सदियों और सदियों से चली आ रही है और चली आती रहेगी अगर हमने हाथियों को बचा लिया। और मैंने इसमें एक सवाल उठाया है कि जब भी हाथी किसी मनुष्य को मारता है तो हम उसको मुआवजा देती है सरकार, लेकिन अगर इसी सरकार ने किसी हाथी को मारने पे मुआवजा देना शुरू किया तो इस देश का जो खजाना है वो खाली हो जाएगा। तो ये जो अनुपात है और इसके अलावा जो मातृवंशीय प्रणालियों, जैसे कि अदिति ने संकेत किया युद्धों का, तो जब मातृ सत्ता बनती है तो किसी संघर्ष के तौर पे नहीं बनती। स्त्रियां अपने से अनुभवी स्त्री को अपने आप ही सत्ता प्रदान कर देती हैं। ये इस उपन्यास की संधि रेखा है। मनीषा जी, आपने त्रिमाया में खासी और नायर समाज और हाथियों में पाई जाने वाली मातृसत्ता पर बात की है, पर आधुनिक समाज में मातृसत्ता विलुप्त हो चुकी है। इसके बारे में हमने बात भी की थी। आपके हिसाब से इसका क्या कारण है? जैसा कि सबसे पहले अगर मैं नायर समाज की बात करूं तो 1925 में एक रानी, जो रानी सेतुलक्ष्मी थी, उन्होंने ही नायर समाज में मातृवंशीय प्रणाली के एबोलिश होने पे साइन किए थे। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि एक स्त्री ही मातृवंशीय प्रणाली को ख़त्म करने के लिए साइन करती है। तो और अगर आप देखें खासी समाज में भी लगातार विद्रोह हो रहा है कि ये जो मातृवंशीय प्रणाली है इसे ख़त्म किया जाए, यहाँ पर भी पितृसत्ता लाई जाए। जबकि अगर हम विश्व के इतिहास में देखें और जब भी हम मानव एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो मातृसत्ता के उदाहरणों में सामने आता है, तो सबसे जीवंत अगर कोई मातृसत्ता प्रणाली आज भी चल रही है वो खासी समाज माना जाता है, मेघालय का। लेकिन वहाँ पर भी आजकल पितृसत्ता लाने की तैयारी चल रही है, बहुत सारे विरोध हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब खासी अगर नायर समाज में देखें तो वहाँ अम्मा विडू हुआ करते थे नायर स्त्रियों के। तो अम्मा विडू होते थे, वहाँ मामा की भूमिका बड़ी होने लगी। तो माँ ने अपने भाई को थोड़ा सा मोह के प्रति जब भी मातृसत्ता के करीब लाई तो भाइयों ने उस मातृसत्ता को हथियाने का प्रयत्न किया। और कर्णवर जो मामा हुआ करते थे नायर समाज में, जो कर्णवर कहलाते थे, धीरे धीरे उस मातृवंशीय प्रणाली के मुखिया बन गए। और मुझे लगता है कि जहाँ स्त्री मोह में पड़ती है और पुरुष को अपनी सत्ता का थोड़ा सा हिस्सा देने की कोशिश करती है, वो पूरा का पूरा हथिया लेता है। और खासी समाज में जो कुडू गर्ल होती है, जो सबसे छोटी बेटी होती है, उसको सारा ज़मीन जायदाद पिता से, माँ से मिलती है। लेकिन अगर वहाँ भी मामा की भूमिका आई तो ये नष्ट होने में देर नहीं लगेगी।
बस आई थिंक आखिरी सवाल आपसे कर सकते हैं। आप एक फ़ौजी पत्नी हैं और आपने अपने पूरे जीवन में बहुत भ्रमण किया है, अलग अलग जगहों पर रही हैं, और इससे आपके लेखन में एक नया पहलू आता है। एक ट्रैवल जो है आपके कहानियों में और आपके उपन्यासों में बहुत जगह पाता है। त्रिमाया में ऐसे कौन से रियल लाइफ एनेक्डोट्स ने जगह पाई है, प्लीज़ कुछ शेयर कीजिए। अंशु मेरे साथ बैठे हैं और इनकी एक टीडी मतलब जिसे कहते हैं टेम्पररी ड्यूटी आई थी शिलोंग, और हम लोग लगभग 4 महीने शिलोंग में रहे थे। तब में वहाँ पुलिस बाज़ार हुआ करता है, अगर आप सब शिलोंग में गए हैं तो पुलिस बाज़ार में जितनी भी दुकानें हैं वहाँ स्त्रियाँ आराम से बैठी हैं, अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, और सारा का सारा बाज़ार अगर कोई देख रहा है तो वो स्त्री है। तो वहाँ की पूरी व्यवस्था और पूरा बाज़ार स्त्री के हाथ में है। तो ये मैंने देखा शिलोंग रहने का सुख। और लास्ट पोस्टिंग हमारी कोरोना के दिनों में त्रिवेंद्रम में थी, तो त्रिमाया में बिल्कुल कोचीन आया है, और जितने भी मालाबारी जो वहाँ के दुनिया है और वहाँ के परिवेश है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे उपन्यास लेखन में लगती है, परिवेश गढ़ना। तो जब परिवेश गढ़ा जाता है तो जो आपने आँखों से देखा है तो वो सच्चा साबित होता है। तो जो नायर अम्मा विडू जिसे कहते हैं, आज भी कहते हैं राजा स्वाति तिरुमल की जो प्रेयसी थी, उनका बड़ा सा अम्मा विडू वहाँ है, जिसे मैंने और अंशु ने जाके देखा था। तब मुझे समझ में आया कि नायर समाज में अम्मा का, या जो मायम्मा मेरे इसकी एक पात्र है, उसका कितना बड़ा हस्तक्षेप होता था समाज में। और कितनी भी मातृसत्ता समाप्त होने लगी हो, नायर स्त्री से कभी आप मिलेंगे तो वो ठसक उसकी जो है आपको उसके जीनोटाइप में दिखाई देगी। और कभी आप किसी खासी स्त्री से मिलेंगे तो उसके अंदर जो अंदाज है अल्फ़ा वुमन होने का, वो उसे आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की अल्फ़ा वुमन मुझे मिली, और मुझे बहुत सारी चीज़ें, जल्दापारा हम लोग रहे थे, अक्सर हाथी एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक कर देते थे, या वहाँ से गुजर रहे होते थे अपने बच्चों को लेकर। तो मैंने एक जो दृश्य मुझे नहीं भूलता, हथनियाँ जो होती है जब भी खतरा मंडराता है, बच्चों को अंदर कर लेती हैं और एक गोल घेरा बना लेती हैं। तो वो दृश्य मेरा आंखों से देखा हुआ है। और लैला हथनी जो इसकी नायिका है, उसे मैंने देखा कि कैसे उसने अपने अनाथ बच्चों को, मतलब रेस्क्यू किए गए बच्चों को इकट्ठा करके उसने अपना एक झुंड बना लिया था, और उस झुंड की वो कुल माता बन गई थी। अब हम आते हैं थोड़े प्रश्न, और ऑडियंस से थोड़े प्रश्न लेते हैं। सिर्फ प्रश्न ही लेंगे, और आप उसके साथ अपने इम्प्रेशंस वगैरह आप थोड़े शॉर्ट ही रखिए। कोई प्रश्न है तो? मुझे लगता है कि चूंकि प्रश्न इसलिए नहीं पूछे जा रहे कि अभी ये बिल्कुल लोकार्पित हुई है, सद्या प्रसूत उपन्यास है। मैं एक बात जरूर कहूँगा मनीषा के लिए कि ये फौजी पत्नी नहीं, फौजी लेखिका भी हैं। और खासी औरतों के तो ठसक हम बाद में देखेंगे, इनके कलम की ठसक हम पिछले तमाम सालों से देख रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। Is there any question? Still time? Okay. So we would like to thank Manisha Kulshresht. There is a question. Okay, ma'am. Please ask. नमस्कार मैम, जैसे ये हाथियों पर है तो त्रिमाया उपन्यास, तो इसमें आपने जंगल की बात की है, तो जंगल विलुप्त होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जंगल विलुप्त तो हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मनुष्य भी बहुत सारी ज़मीनें छोड़ के महानगरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम पहाड़ों को देखें तो वहाँ पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जगह मनुष्य खाली करेगा वहाँ जानवर वापस आ जाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं बताती हूँ। बोडो आंदोलन का नाम आप सबने सुना था। मानस पूरे के पूरे जंगल में आग लगा दी गई थी, और जितने हमारे भारतीय जो मानस अपना नेशनल पार्क था, उसको छोड़ के सारे जानवर भूटान वाला जो रॉयल मानस है उसमें ही चले गए थे। जबकि हम सोच रहे थे कि सारे के सारे बोडो आंदोलन के जो आगजनी हुई थी उसमें सारे जानवर मारे जा चुके हैं। उसकी एक घटना इसमें भी आती है।
लेकिन हुआ ये था कि थोड़े दिन बाद कुछ जो जानवर ऊपर चले गए थे वो धीरे धीरे चले आए थे। तो जानवर भी अपना सर्वाइवल जानते हैं, जब तक कि हम अति ही ना कर दें। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम भी जंगल बचाएं। बाकी जानवर तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं कि वो अपना जंगल बचा लें।